अब हम शुरू करने वाले हैं आपके क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो सबसे पहले नेल्सन मंडेला के बारे में इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति। ठीक है। और 300 सालों तक वाइट लोगों ने, गोरे लोगों ने उन पे राज किया था। लगभग 300 सालों से ज़्यादा राज किया था। और काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद वो वहाँ डेमोक्रेसी आई, फिर वोट हुआ, इलेक्शंस हुए, फिर उनमें वो जीते और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने लगभग 300 सालों के बाद। और ये जो सिस्टम है ना कि काले और स्किन के कलर के आधार पे जो बांटते हैं हम लोगों को, तो वहाँ की गवर्नमेंट वाइट लोग वहाँ पे रूल करते थे, उसको वाइट सुप्रीमेसी भी कहा जाता था। और उस पूरे जो रेस के आधार पे, इसको रेस कहते हैं, जब हम स्किन कलर के आधार पे दो लोगों में फ़र्क करते हैं तो उसको वो रेस होता है। सफ़ेद, गोरे लोग, काले लोग, भूरे लोग, जैसे ब्राउन पीपल होते हैं, येलो पीपल होते हैं। तो इनको ये अलग अलग रेसेस हैं। और रेस के आधार पे जब हम लोगों को बांटते हैं तो उसको अपार्थाइड कहा जाता है। ठीक है। ये अपार्थाइड ये साउथ अफ्रीका में बहुत प्रिवेलेंट था। वहाँ दो रेसेस रहती थी, एक ब्लैक्स और एक वाइट लोगों की। और वाइट लोगों ने लगभग 300 सालों से ज़्यादा रूल किया था, बहुत अत्याचार किया था उन लोगों पे। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री में दिया हुआ है। तो 1994 में ये प्रेसिडेंट बने थे। आइए देखते हैं। जो अपार्थाइड के बारे में हमने बात कर ली है। और जो पार्टी इन्होंने बनाई थी नेल्सन मंडेला ने, उस पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इनका पूरा नाम सबसे ऊपर दिया हुआ है, ये आप लोग जानकारी के लिए बिल्कुल याद रखें। नेल्सन रोलीला मंडेला, ये उनका पूरा नाम था। इनकी और भी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ जो आपको आपके चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। नेल्सन मंडेला के जो पिता थे, वो वहाँ पे ट्राइब्स होती थी ना, छोटी छोटी ट्राइबल्स लोग होते थे, ट्राइब्स होती थी, छोटी छोटी होती थी। तो इनके जो पिता थे और इनके दादा थे, वो उन ट्राइब के हेड थे, उन ट्राइब्स के लीडर थे, जो छोटी छोटी ट्राइब्स थी। तो इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ काफ़ी पहले से थी, बचपन से देखते आ रहे थे। तो जो चीज़ें आप देखते हैं वो धीरे धीरे उनकी अच्छी चीज़ें ये सीखते गए थे। आइए हम आपके चैप्टर के पहले में, ये शुरुआत में बताया हुआ है कि इन्होंने मई में 10 मई को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसमें लगभग 140 कंट्रीज़ के डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस ये सारे आए थे। और ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ना, ये नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी समझते हैं? अपनी जीवन कथा, आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। तो उनकी आत्मकथा का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उसी में से कुछ हिस्से लिए गए हैं जो उन्होंने खुद लिखे थे। ठीक है। उस दिन की बात बता रहे हैं कि 10 मई 1994 को क्या क्या हुआ था। तो बताया इन्होंने कि लगभग 140 देशों के पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े पदों पे जो आसीन लोग थे वो आए थे। क्यों आते हैं लोग? एक दूसरे के उस दिन स्वतंत्रता की तरह था, तो दूसरे देश से लोग क्यों आएंगे? अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कि आपकी स्वतंत्रता से हम खुश हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना, जैसे हम पड़ोसियों के घर जाते हैं, जो किसी के घर खुशी की बात होती है तो हम ये दिखाने जाते हैं कि हम आपकी खुशी में आपके साथ हैं, हमें खुशी है कि आपको भी आप लोगों ने भी अपार्थाइड से मुक्ति पा ली। ठीक है, अपार्थाइड से ही मुक्ति पाई थी ना, वाइट सुप्रीमेसी, इसको अपार्थाइड था। रेस के आधार पे लोगों को वहाँ बांटा जाता था। और ये जो फंक्शन था उनका ओथ टेकिंग, ये यूनियन बिल्डिंग, वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग्स है, प्रिटोरिया जगह है साउथ अफ्रीका में, वहाँ की यूनियन बिल्डिंग्स के एम्पी थिएटर में हुआ था। एम्पी थिएटर, ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, ये वहाँ के एम्पी थिएटर में हुआ था। तो ये देखिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर होता है जिस बिल्डिंग में रूफ न हो और बैठने की जगह सीढ़ीदार हो। आपने स्टेडियम्स देखे हैं ना, स्टेडियम जहाँ खेला जाता है वो नीचे होता है और ऊपर से कुर्सियाँ होती हैं सीढ़ी नुमा जगहों पे, वैसा ही एम्पी थिएटर होता है। बस इसमें बीच की जगह भी थोड़ी ऊंची होती है, स्टेज जैसा होता है, ऊंचा स्टेज, उसको एम्पी थिएटर कहते हैं। आपने ग्लैडिएटर्स वगैरह को लड़ते देखा होगा, वहाँ सीढ़ियों नुमा ऊंचाई पे लोग बैठे होते हैं, उसको एम्पी थिएटर कहते हैं। वो सैंड स्टोन से बना हुआ था
जब 1994 में लगभग 1 लाख लोग उसमें आए थे, बहुत बड़ी बात है उस समय के लिए। 1994 में 1 लाख लोग, 140 देशों के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज सारे आए थे। तो ये साउथ अफ्रीकन सॉइल पे इतने सारे देश के लोगों के आने की पहली घटना थी। हम आगे देखेंगे, नेल्सन मंडेला ने खुद भी इन बातों को कहा है। ठीक है, लगभग 1 लाख लोग एक साथ उनकी खुशी में शामिल हुए थे। और जो इलेक्शंस हुए थे 1994 में वहाँ पे, उनमें से 400 में से 252 सीटें मिली थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, जिसके नेल्सन मंडेला लीडर थे। और तुम्हें पता है, ये 1900s की शुरुआत में ये अपार्थाइड की शुरुआत हुई थी। 1900s की शुरुआत में, 1900 जब शुरू हो रहे थे, 1994 में तो ये बने थे प्रेसिडेंट। उस समय के बाद काले लोगों पे बहुत सारे अत्याचार के, उनको नीचा स्तर का समझा जाता था, उनको किसी भी बड़े पद पे नहीं जाने दिया जाता था। सिस्टम में ही इसको ऐसे घुसा दिया गया था, सिस्टम का ही उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं दी थी, पढ़ने की, लिखने की। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया जाता था। तो और ये ख़त्म लगभग 100 साल की लड़ाई के बाद हुआ। और इस बीच में 30 सालों तक, लगभग 30 सालों तक नेल्सन मंडेला जेल में बंद थे। तो वहाँ के बहुत बड़े लीडर थे, उनकी लोगों की सहानुभूति उनके साथ थी, लोगों के लिए ही लड़ रहे थे ना, ताकि सबको बराबरी का अधिकार मिले। उनका ये नहीं कहना था कि अभी वाइट लोग रूल करते हैं तो आगे ब्लैक लोग रूल करेंगे, नहीं, वो ब्लैक्स की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो वाइट लोगों को अब ब्लैक की तरह रखेंगे, वो सबको बराबरी का हक दिलाना चाहते थे। तो एक तरीके से देखें, वो किसी ब्लैक के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो बराबरी के लिए लड़ रहे थे। हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं दो लोगों की लड़ाई में, कि दूसरा आदमी जीतना इसलिए चाहता है कि वो सामने वाले को हरा रहा है, तो वो वाइट लोगों को हराना नहीं चाहते थे कभी भी। इसलिए नेल्सन मंडेला आज तक याद किए जाते हैं। समझ रहे हैं आप हमारी बात? और इस कारण से नेल्सन मंडेला को इंडिया में तो मॉडर्न गांधी भी कहा जाता है। आपको जान के एक हिस्टोरिकल फैक्ट होगा कि हमारे महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका से ही वापस आए थे, वहाँ जब उनको ट्रेन से उतार दिया था ब्राउन होने के कारण। तो ब्राउन और ब्लैक सबके साथ होता था। एक नेता वहीं रह गया जो वहाँ का था, नेल्सन मंडेला, वो वहाँ का राष्ट्रपति बन गया। एक नेता उससे पहले, कुछ समय पहले यहाँ इंडिया आ गए थे वापस अपने देश, यहाँ आके लड़ाई की, वो फादर ऑफ द नेशन बन गए। आप समझ रहे हैं? तो एक ही तरह की सिचुएशन में महात्मा गांधी और ये भी दोनों थे। ये वहाँ रह के लड़े, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई और वहाँ के प्रेसिडेंट हो गए। आइए अभी ये चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले एक एक्टिविटी छोटी सी दी हुई है, ये मैच करना है आप लोगों को कि इनका मतलब क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। ये जो सबसे पहले लिखा हुआ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा अ ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर ऑफ, ये देखिए, अ ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक कलर्स इन अ रेनबो। तो जैसे बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और अलग अलग तरीके के लोग, सफ़ेद, गोरे, ब्राउन, ब्लैक, येलो, सारे एक साथ आए तो एक रेनबो जैसा होगा ना, उसकी उपमा दी गई है। ठीक है, आप देखते हैं। अ सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये हो जाएगा द सेंटर। वाइट सुप्रीमेसी की हमने बात की थी ना, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी, मतलब वहीं से सफ़ेद लोग रूल करते थे। और जहाँ पे इनका वो हुआ था ना, राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी इन्होंने जिस जगह से, उस जगह को इन्होंने बताया कि ये जगह अब तक 100 सालों से वाइट सुप्रीमेसी, सफ़ेद लोगों के राज्य का प्रतीक थी। उसी जगह पे इन्होंने शपथ ली सिंबॉलिक तौर पे कि जहाँ से आप रूल करते थे वहाँ से अब सबके लिए डेमोक्रेसी रूल करेगी। राजनीति में ये सारी चीज़ें दिखानी होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं, ताकि इनको याद रखा जाए। आज लिखा जा रहा है इस बारे में, ताकि लोग दोनों चीज़ें याद रखें। भाई याद रखेंगे गलत चीज़ों को तो ही तो आप वो मना करेंगे कि ये अब आगे नहीं करना है। आपने देखा? अब देखते हैं। बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, ये हो जाएगा ये
feel deeply emotional remembering and understanding all the past events that have led up to this moment. तो हम हमेशा पूरा ओवरवेल्म्ड मतलब सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी आप पुरानी चीज़ों को याद करके ये देखें कि अब तक क्या क्या हुआ है। जैसे रेड फोर्ट से हमारे यहाँ 15 अगस्त में झंडा फहराया जाता है। रेड फोर्ट से फहराया जाता है क्यों? क्योंकि वो सिंबल है, उसको एक हमने प्रतीक मान लिया हुआ है, हमारे इतिहास का प्रतीक है। उस जगह से जब झंडा ध्वजारोहण होता है तो हमें इतिहास के, हमें गर्व का अनुभव होता है। इसी तरीके से उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। आप देखते हैं रेजिलियंस दैट डिफाइज इमेजिनेशन, ये हो जाएगा ये पहला। ग्रेट एबिलिटी टू रिमेन अनचेंज्ड बाय सफरिंग, मतलब जिस चीज़ का अनुमान न हो, अगर आप वो काम कर लें, आप रेजिलियंस, किसी चीज़ के विरुद्ध इस हद तक खड़े होना कि कोई इमेजिन न कर सके, कोई इतना भी बर्दाश्त कर सकता है, इतना भी झेल सकता है अपने ध्येय को पाने के लिए। आदमी में बहुत रेजिलियंस होता है ना। कोई आदमी पे कितनी भी दिक्कतें आए, छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे भी बड़ी, बड़ी बड़ी दिक्कतें आती जाएं और वो उनसे जूझता रहे, उस एबिलिटी को कहते हैं रेजिलियंस। जब आप किसी भी दिक्कत से, किसी भी परेशानी से नहीं घबराते हैं, उसको कहते हैं रेजिलियंस। आप उनसे लड़ते रहते हैं, उस प्रक्रिया को रेजिलियंस बोलते हैं। ये क्या है? अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का एक छोटा सा, छोटी सी, कहते हैं ना, दिए की रोशनी दिख गई तूफान में, अंधेरी रात में दिए की रोशनी, वैसे ही ग्लिमर, हल्की सी चमक, किसकी? मानवता की। ये देखिए, ये हो जाएगा अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, काइंडनेस। मानवता की पहचान क्या है? दया, भाव, प्रेम। तो इन चीज़ों को जब, ये चीज़ें जब आपको देखने को मिलती हैं तो आप कहते हैं ये ह्यूमैनिटी है। और अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका मतलब तब जब चारों तरफ लड़ाई हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, दुर्गति फैल रही हो, उस समय कोई दया दिखा दे, कोई प्रेम दिखा दे, तो उसको कहते हैं ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। बोले यहाँ मानवता बची है। अ थॉट, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, अ हाफ सीक्रेट लाइफ। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस मतलब आपको कभी कभी झलक मिलती है किसी आदमी में कि ये बहुत होशियार हो सकता है, या कोई बहुत होशियार आदमी है वो आज ही बेवकूफ़ी की बातें कर दे, तो आपको झलक मिलती है ये तो बेवकूफ़ भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं, दो तरह का जीवन है। सीक्रेटली कोई होशियार आदमी बेवकूफ़ भी होगा, कभी कभी होशियारी की बात आपके सामने कर देता होगा। तो इसको, जो आदमी, जब हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति दो तरह का उसका चलन है, दो तरह का व्यवहार है, या उसका जीवन ही दो तरह का है, पूरा का पूरा जीवन, उसको कहते हैं ट्वाइलाइट। जैसे ट्वाइलाइट होता है भोर का वक्त, उस समय न रात होती है न सुबह, दोनों होते हैं, इसलिए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस कहा जाता है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by, besieged का मतलब समझ लीजिए, अभी बताएंगे हम, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे। तो ये 10th मई की बात कर रही है, ऑटोबायोग्राफी है ना, तो वो अपने बारे में लिख रहे हैं। नेल्सन मंडेला अपने बारे में बता रहे हैं कि 10th मई को वो घिरे हुए थे। बिसीज्ड का मतलब घिरे हुए, घिरे हुए थे। किससे घिरे हुए थे? डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर से, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन। जो लोग बात की थी ना, 140 देशों से ज़्यादा के भी लोग आए हुए थे, पॉलिटिशियंस और हाई डिग्निटरीज। उच्च डिग्निटरीज मतलब उच्च पदों पे आसीन लोग, बड़े लोग जिसको कह सकते हैं। तो उच्च बड़े बड़े पदों पे कौन कौन जा रहा होगा? जो फॉरेन अफेयर्स के लोग जिम्मेदार होंगे, अलग अलग देशों से, 140 देशों से। तो वो लोग क्यों आ रहे थे? अपने रिस्पेक्ट देने की। हाँ, इनाग्रेशन हो रहा था 1994 में, उनका प्रेसिडेंट बन रहे थे, तो वो अपने रिस्पेक्ट्स देने आए हुए थे। तो ये नेल्सन मंडेला लिख रहे हैं। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल। तो बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि वो इनाग्रेशन अपनी तरह का पहला इनाग्रेशन होगा, पहली गैदरिंग होगी, पहला इकट्ठा जमावड़ा होगा इंटरनेशनल लीडर्स का, जहाँ इतने सारे लीडर्स आ रहे हों। साउथ अफ्रीका में उससे पहले इतने लीडर्स कभी नहीं आए थे।
The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. हमने बात की थी प्रिटोरिया में हो रहा था, वो सैंडस्टोन से एम्पीथिएटर बना हुआ था। इंडिया में सैंडस्टोन से बनी हुई कौन सी बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी? बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। रेड फोर्ट है, राष्ट्रपति भवन है हमारा, ये सैंडस्टोन से बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो वो एम्पी थिएटर भी सैंडस्टोन से बना हुआ था। अब सैंडस्टोन पता कीजिएगा कैसा होता है, बड़े बड़े होते, बहुत मजबूत स्टोन होता है, लेकिन हल्का होता है बाकी नॉर्मल पत्थर से। फॉर डिकेड्स दिस हैज़ बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो दशकों से ये सफ़ेद लोगों के राज्य का प्रतीक था। हमने प्रतीकों की बात की थी ना, रेड फोर्ट हमारे लिए कैसा प्रतीक है। तो एम्पी थिएटर जो था, जो सैंडस्टोन से बना था, वो वाइट सुप्रीमेसी, सफ़ेद लोगों के राज्य का प्रतीक था। एंड नाउ इट वॉज द साइट of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. जो वाइट सुप्रीमेसी का प्रतीक था, उसको बता रहे हैं कि अब ये रेनबो ऑफ गैदरिंग, जैसे अलग अलग समूहों, सफ़ेद काला सारे रंग मिल गए थे एक साथ, तो रेनबो का सा उन्होंने उसकी उपमा दी है। उपमा की बात की थी ना, उसको उससे तुलना की है। जैसे रेनबो में सारे कलर्स होते हैं, वैसे ये डेमोक्रेसी में भी सारे कलर्स मिल जाएंगे। पहले सिर्फ सफ़ेद लोगों का रूल था, और अब ऐसा नहीं कि काले लोगों का रूल आ जाएगा, अब रेनबो होगा, सब मिल के रूल करेंगे डेमोक्रेसी में। ऐसा नेल्सन मंडेला का सोचना था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम वो सदर्न हेमिस्फीयर में है ना, साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर आपके सदर्न एक्सिस के पास है, उत्तरी ध्रुव के पास है। तो उस समय मई में ऑटम होता है, उसको ऑटम डे इसलिए लिखा गया है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जिनानी। तो इनकी बेटी का नाम जिनानी था, उनके साथ थी वो उस समय। ऑन द पोडियम मिस्टर डिक्लर्क, तो मिस्टर डिक्लर्क थे उनके साथ, वॉज द फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो दूसरे उपराष्ट्रपति, मतलब एक राष्ट्रपति ये बने थे और दो उपराष्ट्रपति थे, तो ये सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था मिस्टर डिक्लर्क। देन थाबो म्बेकी, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने होंगे, वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, अच्छा वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। जैसे हमारे एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, वैसे उन्होंने वहाँ पे एक प्रेसिडेंट और दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाए थे। हर देश का अपना अलग अलग सिस्टम हो सकता है ना, तो ऐसे वहाँ का अपना सिस्टम। तो ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने, थाबो म्बेकी। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब इनकी बारी थी तो इन्होंने प्लेज मतलब कसम ली, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने संविधान को जारी रखने की, संविधान के उसूलों को मानने की कसम ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और अपना समर्पण किया किसकी तरफ? रिपब्लिक के और उसके लोगों के बेहतरी के तरफ अपने आप को समर्पित किया। हर देश का राष्ट्रपति, हर देश के नेता, जो अग्रणी नेता होते हैं, वो ये काम उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। टू दी असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। तो जो लोग इकट्ठा थे वहाँ पे और जो लोग देख रहे थे, 1994 तक बहुत जगहों से टीवी पे भी इसका, रेडियो पे भी प्रसारण हो रहा होगा, टीवी पे भी हो रहा होगा। सैटेलाइट तो उस समय नहीं आई थी, सैटेलाइट टीवी। तो उनके लिए लिख रहे हैं कि उनसे क्या कहा। अब ये देखिए, ऑटोबायोग्राफी में फ्लैशबैक। अब उन्होंने जो 1994 के बाद लिखी होगी ये ऑटोबायोग्राफी, लॉन्ग जर्नी टू फ्रीडम, उसमें भी उन्होंने कोट किया है वो एग्जैक्ट वही शब्द जो उन्होंने उस समय कहे थे अपने भाषण में। देखिए क्या कहा था, बहुत फेमस भाषण ये हो सकता है। 300 सालों में पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहा है किसी देश का। साउथ अफ्रीका का इतने आज़ादी के लिए लड़ाई करने के बाद कोई बना। जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने जो भाषण दिया वो आज तक मशहूर है, ऐसे ही ये भी भाषण है। इसकी तुलना आप कर सकते हैं 1947 में इंडिया से, कि जो चीज़ जवाहरलाल नेहरू के साथ हुई वही वहाँ के ये प्रेसिडेंट बने, उन्हीं चीज़ों से गुजर रहे थे, वहाँ के लोगों में भी वही भावनाएं लगभग होंगी
जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी पाई थी, उनके लिए भी आज़ादी की तरह ही था। हालांकि उन्होंने किसी को बाहर नहीं भगाया, उन्होंने जो लोग रूल कर रहे थे उनको खुद में मिला लिया। ठीक है, डेमोक्रेसी आ गई। तो देखिए क्या कहते हैं वो, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अ प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो कह रहे हैं कि आज जितने लोग भी हम यहाँ पे इकट्ठा हैं, कन्फर का मतलब होता है गिव, देना। कन्फर ग्लोरी मतलब हम दे रहे हैं इस चीज़ को की गरिमा बढ़ा रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं, हमारे होने से उस जगह की गरिमा बढ़ रही है। तो ये लोग जो वहाँ इकट्ठा हुए हैं वो लोग उस जगह की गरिमा बढ़ा रहे हैं ना, उस ओकेजन की। अगर कोई नहीं आता, 140 देशों के लोग नहीं आते तो गरिमा इतनी नहीं होती। नेल्सन मंडेला के कहने का ये मतलब था कि हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं वो लोग इसको और गरिमा बढ़ा रहे हैं। किसकी? न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो नई नई आज़ादी मिली है। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. तो कह रहे हैं इतनी लंबी जो दुर्दशा चली है, दुर्दशा ही थी ना, काले लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इतनी जो दुर्दशा हुई है हमारे समाज की, वहाँ के समाज की, वहाँ के देश की, वहाँ के लोगों की, कह रहे हैं इतनी दुर्दशा के बाद तो कोई अच्छी ही चीज़ निकल के आ सकती है, एक अच्छा ही समाज बाहर निकल के आ सकता है जिस पे पूरी दुनिया को नाज हो, पूरी दुनिया उस पे गर्व कर सके। उनका कहना था कि जितनी दुर्दशा हो चुकी थी अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती थी। इसका मतलब ये भी होता है कितने परेशान हो चुके थे वो लोग। तो उन्होंने कहा कि अब जितनी दुर्दशा हो चुकी है, जितना अन्याय हो चुका है, उसके बाद जो समाज अब निकलेगा वो बेहतर ही होगा। आप सोच सकते हैं उस समय उनकी क्या मन स्थिति, क्या दिमाग में चल रहा होगा कि अब वहाँ से वो अपने अच्छे फ्यूचर्स, सुखद भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। We who were outlaws not so long ago, तो अपने आप को आउटलॉज कह रहे हैं। जो अपार्थाइड चल रही थी, ठीक है, जो अपार्थाइड चल रही थी उसमें कई देशों ने अपने अपने संबंध साउथ अफ्रीका से तोड़ लिए थे। वो उनके साथ मिलना नहीं चाहते थे। किन कारणों से? क्योंकि कानून के तौर पे ही काले लोगों को वो सारे अधिकार नहीं मिले हुए थे, तो कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। तो कह रहे हैं कि कुछ समय पहले तक हम लोग आउटलॉज थे, जैसे चोर, डाकू, जो लोग कानून तोड़ते हैं आपके अगल बगल, वो लोग आउटलॉज होते हैं ना, कानून के बाहर काम करते हैं। तो सोचिए, काला होना ही, सिर्फ आप काले पैदा हो जाए तो उस कारण से ही आप कानून तोड़ रहे हैं, तो ये कितना अन्याय है। तो कह रहे हैं कि हम जो अभी कुछ समय पहले तक आउटलॉज थे, देखिए ये वर्ड है आउटलॉज, not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. कह रहे हैं हमें ये बहुत बड़ी बड़ी प्रिविलेज मिला है। प्रिविलेज का मतलब होता है चांस। प्रिविलेज का मतलब आप अगर किसी को कोई कानून के तहत या किसी को सम्मान देते हैं तो वो उसका प्रिविलेज होता है, वो उसका अधिकार होता है। प्रिविलेज का मतलब अधिकार। तो जो अधिकार उनको दिया है, क्या अधिकार दिया लोगों ने? कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आप हमारा स्वागत कीजिए, इंतज़ाम कीजिए, हम आपके यहाँ आ रहे हैं। तो इसको अपना प्रिविलेज मान रहे हैं कि ये अधिकार उनको दिया गया, इससे पहले दिया नहीं था कि कोई उनके यहाँ आए। तभी क्यों? क्योंकि वो लॉ में ही नहीं था, आउटलॉज थे वो। कितने दुखी मन से कह रहे होंगे वो ये बात। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो ये जो कह रहे हैं कि हम आप सारे लोगों का इसमें योगदान समझ रहे हैं। क्यों योगदान? कि आप इसको पजेस करने आए हैं कि वैश्विक शांति हो, इंटरनेशनल पीस, और मानवता के लोगों की डिग्निटी, उनकी इज्जत
बची रहे, इज्जत बचाने के लिए। इज्जत बचाना तो थोड़ा नेगेटिव कोनोटेशन लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि वो हिस्सेदारी करने आए हैं हमारी खुशियों में, जो कि किसकी तरफ बढ़ रही है, इंटरनेशनल पीस की तरफ बढ़ रही है। और ये एक सभी का साझा, सिर्फ नेल्सन मंडेला के हिसाब से ये सिर्फ उनकी जीत नहीं है, ये पूरे विश्व की साझा जीत है, ये कॉमन विक्ट्री है। सारे विश्व के लोग क्या चाहेंगे कि सभी में खुशी रहे, शांति रहे, सब लोग अच्छे से जिएं, सबको बराबर के अधिकार मिले। ये एक सोच होती है ना, सबको बराबर के अधिकार मिले, सबको शिक्षा मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। तो अगर कहीं भी ये होता है तो ये सबकी जीत होती है। तो साउथ अफ्रीका में हुआ तो उसको नेल्सन मंडेला ने कहा कि ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, सिर्फ काले लोगों की जीत नहीं है, ये कॉमन विक्ट्री है, ये साझा जीत है पूरे देश के सारे सभी उन देशों की जो ऐसा चाहते हैं अपने यहाँ या किसी दूसरे देश में भी जहाँ अन्याय हो रहा है। तो सबकी साझा जीत बताई उन्होंने। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। ये बगल में आपको मीनिंग्स भी दी हुई हैं। तो कह रहे हैं कि हमने अंततः इमेंसिपेशन, फ्रीडम फॉर रेस्ट्रिक्शन, इसको और अच्छी तरह समझाता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ से रोका जाए या किसी और को रोका जाए आपके साथ मिलने से जुलने से, तो वो इमेंसिपेशन होता है। वो इमेंसिपेशन होगा जब आप उससे आज़ादी पा जाएं, आपके ऊपर बंधन न हो। तो सिर्फ काला होने की वजह से ही उन पे इतने सारे बंधन थे। तो उस बंधन को जब तोड़ा तो उस प्रोसेस को इमेंसिपेशन कहते हैं। आप समझ गए? अगर आपके ऊपर अन्याय हो रहा हो, कोई गलत काम आपके साथ हो रहा हो और आप उससे मुक्ति पा जाए, आज़ादी पा जाए, तो आपने क्या किया? इमेंसिपेशन, राइट। तो कह रहे हैं कि हमने अंततः इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, राजनीतिक आज़ादी प्राप्त की। मतलब इससे पहले वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते थे। अपार्थाइड के नियमों के हिसाब से वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, वो राज्य नहीं कर सकते थे, वो किसी के लीडर नहीं बन सकते थे। कानून के हिसाब से ही आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन क्या होगा? उन्होंने ये अधिकार पाया कि वो चुनाव लड़ सकें। ये पॉलिटिकल इमेंसिपेशन हो गया। कह रहे हैं अंततः हमने ये पा लिया। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो कह रहे हैं कि उन्होंने ये कसम ली, प्लेज का मतलब फिर बता रहे हैं, कसम खाई कि इन चीज़ों से दूर करेंगे लोगों को। किससे? पावर्टी से, अन्य तरह के भेदभाव से। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। किस आधार पे? जेंडर के आधार पे भेदभाव, कलर के आधार पे भेदभाव, डेप्रीवेशन, किसी चीज़ को कुछ भी पाने का के हक से रोका नहीं जाएगा। डिप्राइव करना मतलब किसी आपको हक ही न दे कि आप, जैसे आपको आलू खाने से डिप्राइव कर दिया जाए। आप समझ गए? कोई बीमार होता है, डॉक्टर उसको मना करता है आप आलू मत खाइए, सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसका मतलब आपको डिप्राइव किया जा रहा है, आपके सामने आलू होते हुए भी आप नहीं खा सकते। ये तो एक उदाहरण था कि बीमार आदमी को। आप सोचिए कानून में अगर ये कह दिया जाए कि आप आलू नहीं खा सकते, सपोज एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो आपको डिप्राइव करना होगा, आपके सामने होते हुए भी आप नहीं खा सकते। तो वो कह रहे हैं इन चीज़ों से, ये आलू की बात नहीं है, पर ये कि आपको अलग अलग अधिकार नहीं दिए जा रहे थे उनसे, अब आपको मिलेंगे वो अधिकार। तो इन चीज़ों की उन्होंने कसम खाई। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल एंड लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द अप्रेशन ऑफ वन बाई अनदर। तो कह रहे हैं कि नेवर 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 अगेन, मतलब कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये धरती, ये सुंदर धरती, कौन सी धरती? साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन रहे थे वो। कह रहे हैं कि ये सुंदर धरती कभी वो दृश्य नहीं देखेगी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबाएगा। यानी इस धरती पे कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पे अत्याचार नहीं करेगा, ये उनका कहने का मतलब है। The sun shall never set on so glorious a human achievement। कह रहे हैं ये जो सूरज है ये हमेशा चमकता रहेगा। ये भी उपमा दे रहे हैं, सूरज चमकता रहेगा मतलब ये चीज़ हमेशा चलती रहेगी। क्या चलती रहेगी? जो करंट है। अपार्थाइड ख़त्म हो गया है, डेमोक्रेसी आ गई है। उनका कहना है कि अब ये डेमोक्रेसी
हमेशा चलती रहेगी, इसका सूरज कभी बुझेगा नहीं, कभी डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कह रहे हैं आज़ादी को राज करने दो, आज़ादी ही एग्जिस्ट करेगी, भगवान अफ्रीका का भला करें। ये अब इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? बता, हमने बात की थी कि हमारा राष्ट्रपति भवन, हमारा रेड फोर्ट, ये सैंडस्टोन से बने हुए हैं। और सेरेमनीज इनकी कहाँ हुई थी? हमने शुरुआत में ये डिस्कस किया था कि वो इनका यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। ये आप लिख दीजिएगा, बहुत ईजी है। कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? भाई सदर्न हेमिस्फीयर के पास है, उस मई में इनके यहाँ ऑटम होता है, तो वो ऑटम डे उसको बोला गया है। ये आप एज इट इज़ लिख दीजिएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ये भी हमने डिस्कस किया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपार्थाइड को इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा था ही है एक्स्ट्रा। आप चाहें तो उसके बाद अपार्थाइड को डिस्कस कर सकते हैं कि अपार्थाइड में किस तरह डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेशियल बेसिस पे किस तरह डिप्राइव किया जाता था लोगों को, उनके अधिकार नहीं दिए गए थे। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये था उनका कहने का मतलब, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? बता दिया हमने। व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? तो इस अपार्थाइड को तोड़ना, उसके बाद डेमोक्रेसी का आना, और एक ब्लैक प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम इन 300 ईयर्स, और 140 देशों का, इस देश के उनके डिग्निटरीज़ का, उनके पॉलिटिशियंस का साउथ अफ्रीका में आना, ये था उनका ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ये सारी चीज़ें तोड़ के ये खुशियों वाला मौत का जो आया था इनका मौका, वो था इनका ग्लोरियस अचीवमेंट। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? उनके पार्टिसिपेशन के लिए, कॉमन विक्ट्री में वो आए अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए, उनके अचीवमेंट में हिस्सा लेने के लिए, उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने थैंक किया। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? लास्ट में लिखा है ना कि कौन सा अपना एम उन्होंने बताया था कि हम किसी को डिप्राइव नहीं रहने देंगे, सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे, डेमोक्रेसी पे में कोई सूरज कभी इसका डूबेगा नहीं। ठीक है, इन चीज़ों का इन्होंने इसके लिए प्लेज लिया। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कहा है ना? तो ये आप लिख सकते हैं लास्ट में कि ये उन्होंने आइडियल सेट किए। आगे देखते हैं, अब आगे भी लिख रहे हैं ये। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज ए स्पेक्टैकुलर एरे। स्पेक्टैकुलर एरे मतलब बहुत खूबसूरत दृश्य। लाइट से जब कोई आप एक्टिविटी करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी बनाते हैं लाइट से, स्पेक्टैकुलर एरे, सुंदर दृश्य, विहंगम, तो उसको वो देखा उन्होंने कुछ समय के बाद। भाई खुशियों का मौसम था, उन्होंने शपथ ली थी, देश आज़ाद हुआ था, पहली बार 300 सालों में कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था, तो लोग खुश थे, तो कई तरह की परफॉर्मेंसेज हो रही थी। Of South African jets, helicopters and troop carriers rolled in perfect formation over the Union building। जहाँ हो रहा था वहाँ पे साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सारे ऊपर से अपने करतब दिखा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। तो ये सिर्फ इतने का ही नहीं अपना काबिलियत दिखा रहे थे कि प्रिसीजन है मिलिट्री में, हम जहाँ मारना चाहते हैं वहाँ मार ले। प्रिसीजन मतलब सटीक। तो सिर्फ ये डिसिप्लिन और सटीक होने का प्रदर्शन नहीं था, ये खुशियों का प्रदर्शन था उनके हिसाब से। बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिटरीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी। और वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रिसीजन का ही, सिर्फ सटीक होने का कि हम ताकतवर हैं, इस बात का नहीं था प्रदर्शन। ये प्रदर्शन था कि मिलिटरी डेमोक्रेसी के साथ है, मिलिटरी सरकार के साथ है, सरकार जो चाहती है डेमोक्रेसी लाना, उसके साथ मिलिटरी काम कर रही है, आपकी सेना आपके साथ है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। तो कह रहे हैं कि चूंकि उनकी सरकार 300 साल बाद बनी थी,
भाई पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट आया था तो उन्होंने कहा ये मिलिट्री सिर्फ ये नहीं दिखा रही है कि वो ताकतवर है, वो ये भी दिखा रही है कि आप नए हैं और बहुत साफ सुथरे तरीके से इलेक्ट हुए हैं, हम आपके साथ हैं। ये है बहुत अच्छी चीज़। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो वो कह रहे हैं कि अभी कुछ ही समय पहले, ओनली मोमेंट्स लेटर, कुछ ही समय बाद, कब, जब वो भाषण दे रहे थे उसके कुछ ही समय बाद जो वो जनरल्स, आर्मी में जनरल्स होते हैं ना, पुलिस में बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, उनमें से वो जनरल्स भी होते हैं, वो एक पोस्ट होती है। तो बता रहे हैं कि वो जिनके चेस्ट मेडल से और रिबन से बीडेक्ड मतलब ऊपर रखना, तो चेस्ट के ऊपर रखे हुए थे क्या, बहुत बड़े बड़े मेडल्स और रिबन्स लगे हुए थे। कब के? अपार्थाइड के टाइम के। वो उस समय भी जनरल थे जो अपार्थाइड के समय थे, तो वो भी आके इनको सैल्यूट कर रहे थे, वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे कि हम अपार्थाइड के साथ थे लेकिन हम अब आपके साथ हैं, अपनी लॉयल्टी डेमोक्रेसी के साथ दिखा रहे थे। तो खुशी की बात है ना, कोई उस समय का जनरल अगर नए ब्लैक प्रेसिडेंट को सल्यूट कर रहा है तो अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं आर्मी में, पुलिस में, ठीक है। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. तो कह रहे हैं कि मुझे ये बात भूली नहीं है। अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल का मतलब मुझे भूली नहीं है, अवेयर होना। ये वर्ड मीनिंग्स बगल में दिए हुए हैं, आप देखते रहिएगा उनको। तो कह रहे हैं कि मैं भूला नहीं हूँ ये बात कि अभी कुछ ही साल पहले अगर ये लोग मुझे देखते तो सैल्यूट नहीं करते, ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेते। तो ये बात ये इनको पता है और कह रहे हैं कि यही वो लोग हैं जो अब मुझे लॉयल्टी दिखा रहे हैं। तो ये खुशी की बात बता रहे हैं वो। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो शेवरॉन होता है जब वी शेप में कोई चीज़ आकृति बनती है। आपने शाम में चिड़िया उड़ती हुई देखी है, वी शेप में उड़ के जाती होंगी, उसको शेवरॉन बोलते हैं। तो कहने जेट, साउथ अफ्रीकन जेट प्लेन का शेवरॉन गया इतने कलर्स उड़ाते हुए, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स में भी हैं। जैसे इंडिया के इंडिपेंडेंस डे परेड में 3 कलर के जब जेट्स उड़ते हैं तो 3 कलर उड़ाते हुए चलते हैं, वैसे ही वहाँ भी हुआ। The day was symbolized for me by the playing of our 2 national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel, Ifrika, so, and blacks singing Die Stem and the old anthem of the Republic. तो ये 2 वहाँ के एंथम्स थे उस समय। भाई नया नया बना था तो जो वाइट्स गाते थे और जो ब्लैक्स ने बनाया था, तो जो ब्लैक्स सबने अपना अपना नेशनल एंथम गाया, एक पुराना भी गाया और जो नया बना था डेमोक्रेसी के आने के बाद, ठीक है। निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, तो ये वहाँ का नेशनल एंथम है। जैसे हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, वैसे इनका भी नेशनल एंथम है। तो इन्होंने गाया, बोला कि इन्हें बहुत खुशी हुई जब 2 नेशनल एंथम गाए गए। और वो क्या दिखा रहा था कि सब लोग मिल गए हैं, सब में कोई कटुता नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नेल्सन मंडेला कि ये जो डेमोक्रेसी है वो एक आदमी, मतलब अब ब्लैक्स नहीं रूल करेंगे। उनके पूरी ऑटोबायोग्राफी में यही चीज़ झलक रही है कि ये सफ़ेद लोगों की या गोरे लोगों की हार नहीं हुई है, वो मिल गए हैं, अब दोनों मिलकर रूल करेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म मतलब खुश होना। ओवर में खुशी में जब आप आश्चर्यचकित भी होते हैं, उसमें कई सारी भावनाएं मिली होती है, आश्चर्य, खुशी, गर्व, सारी चीज़ें मिलके ओवरवेल्म बनती हैं। तो हिस्ट्री का, जब आप ऐसी जगह है ना, 300 सालों में कोई घटना एक बार हो रही है तो वो हिस्ट्री बन रही है, तो ओवरवेल्म हो गए थे। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. कह रहे हैं साउथ अफ्रीका के ही ये गोरे लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, गोरे और काले सब साउथ अफ्रीका में रहते थे। पहले आपस में भी झगड़ते रहते थे, फिर एक साथ मिल गए और उन्होंने मिल के काले लोगों का
के साथ अन्याय करना शुरू किया, उनको दबाना शुरू कर दिया अपने ही देश के। ऐसा भी नहीं कि कोई बाहर से आए, जैसे इंडिया में तो बाहर इंग्लिश ब्रिटिश बाहर से आए, वो वहीं रहते थे और सब में आपस में झगड़ा था। फिर ये सारे गोरे लोग एक साथ मिल गए और सारे काले लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया। कह रहे 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी 1900s की शुरुआत में ये शुरू हुआ, इनके जन्म से पहले। कह रहे तब ये शुरू हुआ था और अब जाके ख़त्म हुआ है। The structure they created formed basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। तो कह रहे हैं जो सभ्यता, जो सिस्टम उन्होंने बनाया, वो दुनिया ने इससे पहले नहीं देखा था। वो दुनिया की सबसे क्रूर सिस्टम था, वो सबसे इनह्यूमेन, मानवता थी ही नहीं उस सिस्टम में। आप रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने लगे, उसको कुछ सुविधाएं दे कुछ ना दें, उसमें उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि दुनिया ने ऐसी क्रूर और ऐसा असभ्य सिस्टम कभी देखा ही नहीं था। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system has been overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। कह रहे अब 20वीं शताब्दी के अंत में 1994 में वो सिस्टम ढहा दिया गया है, गिरा दिया गया है, और अब जो सिस्टम आया है उसमें रंग भेद नहीं होगा, किसी के स्किन के कलर के कारण उस पर कोई अन्याय नहीं होगा, उसको किसी चीज़ से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। अच्छी सोच थी ना। ये सोच के साथ वो, और कह रहे वो इनका 8th डेकेड है, वो 80 साल के 1994 में ही हो चुके थे। तो कह रहे वो जब 80 साल अपने 8वें डेकेड में, 8वें दशक में है, उम्र के पड़ाव में है, तब जाके ये सिस्टम टूटा है। 1900 में शुरू हुआ था शुरुआत में, और 1994 में जाके टूटा, तब ये 80 साल के हो चुके थे। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। तो ये हज़ारों लोगों की कुर्बानी से ये दिन आया है, 1994 का ये दिन। वो ये बात को याद कर रहे हैं जो लोग इसके कारण इस लड़ाई में, इस डेमोक्रेसी को पाने की चाहत में जिन्होंने योगदान किया और अब नहीं है। कह रहे हज़ारों लोगों के सेक्रीफाइस के बाद ये चीज़ मिली है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। कह रहे इन लोगों की, ये उन लोगों की शहादत, उन लोगों की कुर्बानी से मिले हैं जिनकी हिम्मत और जिनके दुख, भोगे हुए दुख कभी गिने और उनको वापस चुकाया नहीं जा सकता उनका कर। तो वो अपने जो पहले लोग रहे हैं, जो इस लड़ाई में शरीक रहे हैं, हिस्सेदारी की है जिन्होंने, उनके योगदान को भूल नहीं रहे हैं ये। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। तो कह रहे हैं मैंने ये पहले भी महसूस किया था और फिर महसूस उस दिन कर रहा था। किस दिन? 1994 में, कि मैं उन सारे जो लोग गए हैं, जिन लोगों ने इस दिन को देखने की चाहत में इतनी दुख भोगे हैं, शहादतें दी हैं, मर गए, कष्ट झेले, मैं उन सब का जोड़ हूँ। वही चाहत, उन सबका योगदान मेरे अंदर है। ये वो बात पहले भी महसूस करते थे और उस दिन भी महसूस कर रहे थे। That those African patriots who had gone before me, that long and noble line ended and now began again with me। तो कह रहे हैं वो रास्ता, वो लड़ाई तो अब ख़त्म हो गई, अब नए तरीके का काम शुरू हो रहा है। अब डेमोक्रेसी आ गई, अब नए काम करने हैं। तो बोले अब वो लाइन मेरे साथ ख़त्म हो गई और मुझसे ही अब एक नई लाइन शुरू हो रही है। पहले प्रेसिडेंट थे ना, तो अब एक नई लाइन शुरू हो रही है, नए काम करने हैं। वो सबको ये बात ये कह के याद भी दिला रहे हैं कि अब एक नए तरीके से काम करना होगा। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। ये देखिए, रॉट मतलब लाए हैं, क्या चीज़। रॉट ये पुरानी इंग्लिश है ना, 1994 में वो कई आज़ादी के बाद, अब नई इंग्लिश, अब ये वाली इंग्लिश यूज़ नहीं होती है। रॉट मतलब टू गिव, टू ब्रिंग, ठीक है। रॉट मतलब टू ब्रिंग।
तो कह रहे हैं कि मुझे दुख है, उस दिन वो दुख भी कर रहे थे कि मैं उनको पर्सनली अब आज थैंक नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं है, और ये भी दुख है कि वो खुद ये चीज़ नहीं देख सकते जो उनके सेक्रीफाइस के कारण, जो उनके कष्टों के कारण, जो भोगे उन्होंने, जो योगदान दिए, उसके कारण ये दिन हम देख रहे हैं, ये देखने के लिए वो आज नहीं है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो अपार्थाइड के बारे में बता रहे हैं, अपार्थाइड ने मेरे देश के लोगों को बहुत गहरा और लंबा चलने वाला जख्म दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. कह रहे हैं हम सारे लोग जो यहाँ हैं वो कई साल तो लेंगे ही, अगर कई पीढ़ियाँ न लें। बहुत गहरा जख्म था, ये बात वो बताना चाह रहे थे। इस जख्म को भरने में बहुत समय लगेगा। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuquis of our time। तो ये लोग थे वहाँ की आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, काले लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। नीचे आपके फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं उनके, वो देखिए। कह रहे हैं कि ये जो जितनी चीज़ें हैं, जो ऑपरेशन था, जो अपार्थाइड था, जो कष्ट भोगे उन्होंने इन लोगों को पैदा किया। भाई जब कष्ट होता है तो बहादुर लोग पैदा होते हैं, जितना कष्ट होता है ये उसका वो पॉजिटिव अपने आप देख रहे हैं। ये होना ज़रूरी नहीं है, आपको बहादुर लोग पैदा करने के लिए कष्ट देना ज़रूरी नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हर चीज़ में कि सबको कोई ना कोई पॉजिटिव तो देखना ही है। तो वो ये देख रहे हैं कि ये जो कष्ट था, ये जो झेला है लोगों ने, इनके कारण ये सारे लोग पैदा हुए, ये इनका योगदान हुआ। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। तो कह रहे ये लोग इतने वाइज थे, इतने बहादुर थे, इतने समझदार थे, इतने जेनरस थे, लोगों के लिए काम करते थे कि ऐसे इतने बहादुर, इतने समझदार, इतने जेनरस लोग शायद दुनिया में दोबारा ना आए। माने जितना बड़ा कष्ट उतनी ज़्यादा करेज और विजडम चाहिए होता है उसको, उस पर जीत हासिल करने के लिए। आप समझ रहे हैं इसके अंदर की बात ये है कि कष्ट बड़ा था तो बड़े लोग भी हुए, इतने बड़े हुए कि वो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि शायद दुनिया दोबारा इतने ऐसे लोग न देख सके। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। तो वही बात जो हम अभी कह रहे थे कि उतना ही बड़ा कष्ट होना चाहिए, उतना ही बड़ा दुख होना चाहिए, जिसमें आपको उतने ही ज़्यादा दिमाग, उतना ही ज़्यादा ज्ञान और उतनी ही ज़्यादा हिम्मत लगेगी उसको नीचे करने में, उसको हराने में। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। कह रहे हैं मेरा देश जो है वो बहुत अमीर है, जेम्स हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, कीमती पत्थर हैं जो ज़मीन के नीचे हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला का मानना यह है कि सबसे बड़े, सबसे कीमती जो चीज़ है वो उसके लोग हैं, इट्स पीपल, जो कि सच्चे हैं, ईमानदार हैं, साफ हैं, सुथरे हैं, सबसे कीमती, हीरे से भी ज़्यादा वो कीमती हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, ये हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो इन कॉमरेड्स का, जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने, वो बता रहे हैं कि इन्हीं लोगों से मैंने हिम्मत के बारे में सीखा, करेज के बारे में जाना है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। कह रहे हैं मैंने बहुत बार देखा है, टाइम एंड अगेन, मैंने बहुत बार देखा है कि पुरुष या महिला, मतलब आदमी कोई भी, वो एक विचार के लिए अपने जान दे देते हैं, हर चीज़ को दांव पे लगा देते हैं। आई हैव सीन men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। कह रहे हैं मैंने आदमियों को देखा है जो कि विद्रोह करते हैं, जो कि बहुत सारा कष्ट भोगते हैं, इतना रेजिलियंस मतलब आपकी एबिलिटी किसी चीज़ के खिलाफ खड़े होने की,
कोई कष्ट आए उससे लड़ने की। कह रहे इतना रेजिलियंस वो सोच भी नहीं सकते, इतना उन्होंने देखा है लोगों को दिखाते हुए, इतनी रेजिलियंस। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। तो वो बता रहे हैं कि मैंने ये सीखा है, नेल्सन मंडेला ने ये सीखा है, अपनी सीख बता रहे हैं, मैंने ये सीखा है करेज का मतलब ये नहीं होता कि आप निडर हैं। निडर होना करेज नहीं होता। करेज का मतलब होता है कि आपने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली है। ये बहुत माइन्यूट सा अंतर है कि आप डरते ही नहीं हैं किसी चीज़ से। आप किसी चीज़ से डरेंगे नहीं तो उसके बारे में जानेंगे नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि डरना बहुत ज़रूरी है। आप जब जिस चीज़ से डरेंगे उस चीज़ के बारे में पता लगाएंगे और फिर उस पर फतह, उस पर जीत हासिल करेंगे, उसको काबू कर लेंगे। आप मैथ से अगर डरते हैं, आप इंग्लिश से अगर डरते हैं, तो आप इंग्लिश पढ़ लेंगे ढंग से, तो आप उस डर पे जीत हासिल कर लेंगे। आपका डर नहीं ख़त्म होगा, आप उस पर जीत जाएंगे, वो चीज़ आपको आ जाएगी। यही बात नेल्सन मंडेला ने भी कही। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। और बहादुर आदमी वो है जो डर पे जीत हासिल कर लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। मतलब कोई पैदा नहीं होता, कोई बच्चा पैदा होता है और कहता है कि मैं काले लोगों से नफरत करता हूँ, ऐसा नहीं होता। उसके मन में कोई विचार नहीं होता। कोई पैदा किसी से घृणा करता हुआ पैदा नहीं होता। लोग पैदा होते हैं तो प्रेम करते हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसको अपनी माँ से प्रेम होता है। सबसे पहली जो भावना आती है वो प्रेम की आती है, हेट तो बहुत बाद में आता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट and if they can learn to hate they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। तो लोग कह रहे हैं कि लोग अगर सीखते हैं घृणा करना, हेट करना, अगर आप सीखते हैं, पैदा होते हैं तो आप हेट तो किसी को कर नहीं सकते उसके कि वो काला है, वो दूसरे धर्म का है, वो लंबा है, वो नाटा है, वो मोटा है, वो पतला है। इस कारण से तो आप किसी से घृणा हेट करते नहीं हैं। तो इसका मतलब आप प्रेम करना भी, अगर आप हेट करना सीख गए हैं तो आप प्रेम करना भी वापस सीख सकते हैं, क्योंकि वो तो आपको नेचुरली आता है, अंदर से अंदर आपके भरा हुआ है वो। तो कह रहे हैं कि वो फिर आप प्रेम करना वापस भी सीख सकते हैं। ये वहाँ पे उनको दो अलग अलग कलर के लोगों को एक साथ मिलाना था। देखिए प्रेसिडेंट भी थे ना, तो उनको एक संदेश पहुंचाना था सबके साथ, वाइट लोगों के पास, कि अभी तक तो वो रूल कर रहे थे, उनके पास ये संदेश पहुंचाना था कि अगर आपने घृणा करना सीखा है तो उनको ये संदेश दे रहे थे कि आप वापस प्रेम करना सीख सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरली आता है। एक किसी भी देश का प्रेसिडेंट ऐसे ही मैसेज देगा ना, ऐसे ही मैसेज देने चाहिए उसको, ताकि सब लोगों में, जो लोग अभी भी डरे हुए, हो सकता है वाइट लोग अभी डरे हों कि अब तो इन काले लोग रूल कर रहे हैं, काला प्रेसिडेंट आ गया तो अब हमारे ऊपर अत्याचार होगा, तो ये कह के वो उन्हें भी बैलेंस कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। इवन इन द ग्रिमेस्ट times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। तो वो 30 साल जेल में थे, सबसे शुरू में हमने बात की थी। कह रहे हैं कि जब जेल में बंद थे हम, तब भी मुझे आशा की एक किरण, ग्लिमर ऑफ होप, ह्यूमैनिटी, आशा, मानवता की एक किरण दिखाई देती थी गार्ड में, वो भी कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती थी, वो बता रहे हैं, और उतना ही काफ़ी था। उनकी मदद की होगी उसने, हो सकता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, लेकिन कह रहे हैं कि गार्ड्स में भी कुछ सेकंड के लिए भी वो कभी कभी मानव हो जाते थे, मदद करते थे, सांत्वना देते होंगे, उनकी किसी न किसी कार्य में उनके सहायक साबित होते होंगे। तो कह रहे हैं कि उनमें कुछ सेकंड के लिए ही मानवता देख के वही मेरे लिए काफ़ी था इस लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए। है ना बड़ी चीज़। आप जब बहुत कष्ट में होते हैं तो आप किसी को छोटा सा बढ़िया काम करते हुए देखें तो आपको हिम्मत मिलती है। यही वो बता रहे हैं कि गार्ड्स को देख के उन्हें हिम्मत मिलती थी, चाहे कुछ सेकंड के लिए ही अच्छा ही दिखाएं। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो कह रहे हैं आदमी की जो अच्छाई है, उसकी जो आग है, उसकी जो तपिश है, उसकी जो सुंदरता है, उसको छुपाया जा सकता है
लेकिन उस आग को आप बुझा नहीं सकते हैं। आप अगर मानवता में जो अच्छाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं, कितना भी क्रूर इंसान हो जाए, कैसे भी हो जाए, वो चीज़ छुप नहीं सकती। उसकी अच्छाई कभी ना कभी सामने आ ही जाएगी। तो इसी आशा में, ये उनकी आशा थी, इसी आशा में वो काम करते गए और 1994 में प्रेसिडेंट बने। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखे दिए हुए हैं, आइए वो देख लेते हैं हम। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आगे देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। तो द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला the day when he became president, and how has their attitude changed. नेल्सन मंडेला ने बताया था ना, नेल्सन मंडेला told that a few years back they would have arrested him, not saluted. ठीक है, ये एटीट्यूड उनका चेंज हुआ। एंड वाई, बिकॉज दे सपोर्टेड डेमोक्रेसी, दे ऑल्सो वॉन्टेड द अपार्थाइड टू चेंज, दे डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर ऑफ स्किन। ये वाली चीज़ लिख सकते हैं आप। Why were two national anthems sung? The two national anthems were sung because both the whites and the black people had separate national anthems. और इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, they were sung to show the unity of the two races. रेस है ना दोनों, ये RACE, रेस अलग अलग बताया था ना हमने, ब्लैक, वाइट्स, येलो, ब्राउन, सारे लोगों की रेस होती हैं। The two races were united in South Africa. How does Mandela describe the systems of government in his country? One, in the first decade and the final decade of the 20th century. तो उन्होंने बताया ना, फर्स्ट डेकेड में, फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी यानी 1900 जब शुरू हो रहे थे तब अपार्थाइड हुआ था। ऑल द वाइट पीपल joined together to create a system where black people were being oppressed. ये शुरुआत में हुआ था। सेकेंड लास्ट सेंचुरी में क्या हुआ, द डेमोक्रेसी took over apartheid, the whole system of apartheid was destroyed and a democratic form of government was restored. ये लास्ट में हुआ 20th सेंचुरी के अंत में, 1994 जब तक आया। What does courage mean to Mandela? तो करेज का मतलब क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि करेज का मतलब क्या है। करेज का मतलब आप अपने एक आइडिया के लिए खड़े हो जाएं, अपने लिए कितनी कष्ट भोगें सिर्फ एक आइडिया के लिए। मेन एंड वुमेन, आदमी उतने सारे कष्ट भोगते हैं जो अनइमेजिनेबल होते हैं, रेजिलियंस शो करते हैं, पीपल शो रेजिलियंस। तो ये वर्ड ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने आंसर में। विच डज ही थिंक इज़ नेचुरल, टू लव और टू हेट। बिल्कुल, ही थिंक्स दैट टू लव इज़ वेरी नेचुरल बिकॉज नो वन इज़ बॉर्न विद हेट। ये वाला एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न not with hate because he does not discriminate on the basis of skin, color, religion or any other thing. ठीक है, ये मेंशन कर दीजिएगा। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो आगे लिख रहे हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि जीवन में हर आदमी के पास दो जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारियां, कोई भी आदमी की जिम्मेदारी होती है ना। To his obligations to his family, to his parents, to his wife and children. तो पहली ऑब्लिगेशन, पहली जिम्मेदारी तो परिवार के लिए हो गई, अपने माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरी ऑब्लिगेशन उसके अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, ये भी जिम्मेदारी होती है, दूसरी जिम्मेदारी। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. और एक सभ्य समाज में, नेल्सन मंडेला आगे बोल रहे हैं कि हर किसी भी सभ्य समाज में एक साधारण इंसान दोनों जिम्मेदारियां पूरी करता है, अपने घर परिवार के लिए भी और समाज और देश के लिए भी। किस आधार पे, जिस जैसा उसकी मर्जी होती है। एक पेंटर पेंट करता है, खिलाड़ी खेलता है, देश का नाम रोशन करता है, एक सोल्जर सीमा पे हमारी सुरक्षा करता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, बैंक मैनेजर बैंक में काम करता है, लोगों का फाइनेंस देखता है। तो अपने झुकाव, अपनी चाहत, पसंद नापसंद के आधार पे वो अपने देश की भी जिम्मेदारी देश के लिए भी पूरी कर रहा है और अपने परिवार के लिए भी। लेकिन ऐसा सिर्फ एक सभ्य समाज में हो सकता है। अगर इसी समाज में, जिसमें हमने बैंक मैनेजर, सोल्जर सबकी बातें की, उसमें किसी एक को दबाया जाने लगे
तो वो तो उसी कष्ट में डूबा रहेगा ना कि कैसे मैं उठूं, कैसे मैं, वो अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेगा, वो योगदान अपना कैसे करेगा अपने परिवार के लिए, क्योंकि वो तो खुद ही दुख में रहेगा हमेशा। ये बताना चाह रहे हैं वो। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. तो ये बता रहे हैं साउथ अफ्रीका में भी ये बहुत मुश्किल था काले लोगों के लिए अपने दोनों ऑब्लिगेशन पूरी करना, जो अभी हमने एग्जांपल दिया उन्होंने बता ही दिया। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. कह रहे हैं कि जो काले लोग थे वो अगर एक साधारण इंसान की तरह जीना चाहते थे तो उनको पनिशमेंट मिलती थी और उनको अकेला कर दिया जाता था, कोई उनसे नहीं मिलेगा, जेल में डाल दिया। आइसोलेट का मतलब जेल में भी डाल देंगे तो आइसोलेट ही कर देंगे। कह रहे हैं कि नॉर्मल इंसान की तरह भी नहीं जीने देते थे ये। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. तो जो लोग ऐसा करना चाहते थे उनको अकेला कर दिया जाता था, उनको घर से भगा देते थे। इतना उनके ऊपर कस लेके वो घर ही नहीं जा सकते थे। अगर किसी को भगोड़ा घोषित कर देंगे तो अपने घर जाएगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलग अलग तरीके होते हैं गवर्नमेंट के पास, सरकारों के पास, पुलिस के पास। साउथ अफ्रीका में वो ये तरीके इस्तेमाल कर रहे थे काले लोगों के खिलाफ, काले लोगों के विरुद्ध, ठीक है ना। तो वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर सकते थे, यही बताना चाहते हैं हमें। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. कह रहे हैं कि पहले मैं अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखता था, मैं भी अपने परिवार का ही बस भला चाह रहा था, लेकिन वो देखे कि अपने लोगों का भला नहीं कर रहे वो, तो इस कारण से वो अपने परिवार का भी भला नहीं कर पा रहे। कोई नहीं कर पाएगा। अगर समाज में ही अस्थिरता रहेगी, सभी काले लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो उनका परिवार क्यों बच जाएगा। तो वो एज ए फादर, एज ए सन, ये अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं पूरी कर पा रहे थे। इस बात का उनको उस समय दुख था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। तो कह रहे हैं कि मैं भूख में इसलिए नहीं पैदा हुआ कि आज़ाद हो जाऊं। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream and ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of a slow moving bulls. कह रहे हैं कि मैं आज़ाद था, जब मैं पैदा हुआ तो भी आज़ाद था, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, ये उनकी सोच थी। इसीलिए तो उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि मैं हर काम करने के लिए आज़ाद हूँ। जितने काम उन्होंने मेंशन किए, बोले मैं सब कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ अपने गांव में, बैलों के ऊपर बैल धीरे धीरे चलेंगे, मैं उन पर चलूँगा, अपनी मम्मी के घर के पास दौड़ूंगा, कोई नहीं रोक सकता, मैं फ्री हूँ। अपनी आज़ादी का व्याख्या कर रहे हैं वो। तो छोटे थे तो यही आज़ादी होती है किसी भी बच्चे के लिए। कोई भी छोटा बच्चा इतनी ही आज़ादी मांगेगा ना, उसकी आज़ादी का ख्याल यही होगा। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो जब तक मैं अपने माँ बाप की बात मानता था, हर बच्चे के लिए ही होता है, तब तक कोई उसको तंग नहीं करता है, कोई उसको डांटता नहीं है। तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब यही था, मैं फ्री हूँ। जब तक मैं नियम कानून मान रहा हूँ तब तक मैं फ्री हूँ। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Illusion का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? इल्यूजन का मतलब आप वो चीज़ देखें जो होती ही नहीं है, उसको इल्यूजन कहते हैं। जादू में इल्यूजन का इस्तेमाल होता है। जैसे अचानक कबूतर हवा में से निकाल दिया तो उसको इल्यूजन कहते हैं, आंखों का धोखा। तो कह रहे हैं कि जब वो बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि जो बचपन में आज़ादी का उनका ये सोच थी कि आज़ादी किसको कहते हैं, कहीं भी दौड़ लेना, कहीं भी तैर लेना, जो चाहे वो कर लेना, इसी को आज़ादी कहते हैं। लेकिन जब बड़े हुए, जब जिम्मेदारियां सर पे आईं, तो उन्हें पता चला कि ये आज़ादी नहीं है, ये तो इल्यूजन है, धोखा है, आज़ादी का भ्रम है। क्यों? क्योंकि नियम मानने पड़ते हैं, कानून मानने पड़ते हैं। जब तक आप उनके गुड बुक्स में रहेंगे, आप सारे कानून मानते रहें, तब तक आप आज़ाद हैं। ये काम, छोटे मोटे काम कर लीजिए। बड़े हुए तो उन्हें देखिए क्या समझ में आया।
when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me and I began to hunger for it. तो जब बड़े हुए तो उन्हें समझ में आया कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही ली जा चुकी है वापस, मैं आज़ाद थोड़ी हूँ, खाली दौड़ने का मतलब आज़ादी थोड़ी होता है, कहीं भी दौड़ लें कहीं भी चले जाएं। बहुत सारे ऐसे काम थे जो उन्हें करने नहीं दिए जाते थे, तो उन्हें पता चला असली आज़ादी तो मेरी यहाँ पे ले रखी है, मेरी आज़ादी तो छीनी जा चुकी है। ये कब पता चला उन्हें? जब वो बड़े हुए, जब और काम उनको करने की ज़रूरत पड़ी। छोटे थे तो उन्हें दौड़ने कूदने से मतलब था, नदी में तैर लिया वही आज़ादी थी। लेकिन जब बड़े हुए और काम करना चाहते थे, कुछ बड़े काम, तो उन्हें करने नहीं दिया जाता था। तब उन्हें पता चला कि आज़ादी तो असली हमारी छीनी जा चुकी है। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. तो कह रहे हैं जब थोड़े बड़े हुए थे, उतने भी बड़े हुए थे, तो पहले उनको आज़ादी का मतलब था कि जो चाहे वो कर लें, रात में देर तक बाहर रह सकें, जो चाहे वो पढ़ सकें। यही सारी आज़ादियों के मतलब समझ में आते हैं। आपको भी यही लगता होगा कि यही आज़ादी है कि हम देर रात तक घर से बाहर रहें, ये आज़ादी मिल गई। लेकिन अब ये छोटे मतलब हैं आज़ादी के, ये सिर्फ अपने लिए आज़ादी ढूंढना है। समाज की आज़ादी का मतलब होता है कि समाज में जो लोग जैसा काम चाहें वैसा कर सकें, सबको बराबर के अधिकार मिल सकें। ये बात उनको जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये चीज़ें समझ में आती जाती हैं कि जो हम पहले चाह रहे थे वो तो बहुत छोटी चीज़ें थी। आपने अक्सर बड़ों को कहते, बड़े लोग बच्चों के बातों में ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये गैर ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो नेल्सन मंडेला खुद के लिए ही कह रहे हैं कि जो बचपन में वो आज़ादी का मतलब समझते थे वो बहुत ही गैर ज़रूरी था। जैसे जैसे बड़े हुए, परिवार की जिम्मेदारियां आई, समाज देखा उन्होंने, तो उन्हें अपनी आज़ादी का भ्रम उनका टूटा कि मैं तो आज़ाद हूँ ही नहीं भाई। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms. Yearned का मतलब बहुत इच्छा से चाहना, चाहत। तो कह रहे हैं जैसे जोहानिसबर्ग में थे, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में है, तो जब बड़े हुए और जोहानिसबर्ग में थे तो वो बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जो सामान्य आज़ादियाँ हैं काम करने की, उनकी चाहत होने लगी उनको। earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. कह रहे हैं उनको आज़ादी चाहिए थी किस चीज़ की? जो चाहें, जो काम चाहें वो कर सकें, जिससे चाहें उससे शादी कर सकें, परिवार अपना बना सकें, परिवार को अच्छी ज़िंदगी दे सकें। ये एक साधारण आदमी की इच्छाएं होती हैं। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उनको भी ये इच्छाएं होने लगी। जब बड़े हुए तो उन्हें समझ में आया कि भाई ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये नदी में तैरना और बैल के ऊपर चढ़ के थोड़ा थोड़ा दूर आराम से चल लेना, ये आज़ादी बचपन के लिए ठीक है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। तो उन्होंने जब ये एहसास होता है किसी को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आदमी अगल बगल भी घूम के देखता है। उन्होंने भी अगल बगल घूम के देखा कि जो उनके जैसे और भी लोग हैं, उनके भाई बहन में तो अपने देशवासियों को कह रहे हैं, वो भी फ्री नहीं है, उनके साथ भी तो यही हो रहा है। अपार्थाइड खाली इनके ऊपर थोड़ी लागू था, तो सबके साथ वो अत्याचार कर रहे थे, सारे काले लोगों के साथ। तो उन्होंने देखा कि तो सबके साथ हो रहा है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Curtailed का मतलब रोका जाना। तो कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं रोकी गई थी, जो लोग भी मेरे तरह दिखाई देते थे सबकी आज़ादी रुकी हुई थी, सबकी आज़ादी में बाधा पहुंचा रहे थे, सबके साथ वैसा ही हो रहा था, सब पे अत्याचार हो रहा था। तो ये आभास कब हुआ? जब वो बड़े हुए। पहले उनको सिर्फ अपनी आज़ादी से मतलब था कि मैं देर तक बाहर रहूं, मैं अपनी पसंद का काम कर सकूं, मैं जिससे चाहे उससे शादी कर सकूं, अपना परिवार बनाऊं, उन्हें खुशियां दूं, उन्हें संपन्नता लाऊं। लेकिन जब इतना महसूस हुआ अपनी बारे में, तो उन्होंने बगल बगल भी देखा कि भाई और किसको है। ह्यूमन नेचर है नॉर्मल। तो उन्हें पता चला कि जो भी मेरी तरह दिखते हैं किसी को आज़ादी नहीं है। दिस इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और ये वही समय था जब इतना समझ में आ गया तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यही वो समय था जब, क्यों ज्वाइन की?
कि अपनी आज़ादी ही नहीं, अब मुझे सबकी आज़ादी के लिए लड़ना है, of the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. तो ये कह रहे हैं कि यही वो इच्छा थी अपने लोगों की आज़ादी की, अपने प्रियजनों की, अपने देशवासियों की आज़ादी की। यही वो इच्छा थी जिसने एक डरे हुए बच्चे को, डरे हुए आदमी को एक बहादुर आदमी बना दिया, जिसने घर से प्यार, अपनी फैमिली से प्रेम करने वाले आदमी को ऐसा बना दिया जिसके पास घर ही नहीं था, एक साधु की तरह बना दिया, जिसने एक लॉयर को, लॉयर का काम क्या होता है, लॉ का पालन करवाना, लॉ के लिए लड़ना, उस लॉयर को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में, उस समय अनलॉफुल ही था अपनी आज़ादी के लिए, काले लोगों के हक के लिए लड़ना, उसको कानून तोड़ने पे मजबूर कर दिया। करें ये वही इच्छा थी। किस चीज़ की इच्छा? अपने देशवासियों के आज़ादी की, काले लोगों के हक की लड़ाई की। ये बहुत बड़ी बात है। ये आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. तो कह रहे हैं मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मुझे आज़ादी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे वो आज़ादी, इनको जब आप लीडर बनते हैं किसी के, तो वहाँ की सत्ता आपको भी प्रलोभन देती है कि आपको हम ये सुविधा दे देते हैं, छोटी मोटी सुविधाएं। तो कह रहे हैं वो छोटी मोटी सुविधाएं भी मुझे दे रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी, मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन अपने लोगों के कष्ट के सामने वो सारी सुविधाएं बेकार दिख रही थी। कह रहे मैं बड़ा आदमी इतना नहीं हूँ, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा, मजबूरी थी, अपने लोगों का कष्ट उनसे सहा नहीं जा रहा था, इतना दुख था उनके अगल बगल कि वो इन चीज़ों के अलावा कुछ देख ही नहीं सकते थे। I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. तो कह रहे हैं किसी एक आदमी को भी फ्रीडम आप डिवाइड, आज़ादी आप डिवाइड करके नहीं दे सकते कि तुमको इतनी आज़ादी, तुमको इतनी आज़ादी, तुमको उतनी आज़ादी। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की आज़ादियाँ नहीं दी जानी चाहिए, या नहीं दी जा सकती। नेल्सन मंडेला के हिसाब से उनका कहना था कि आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। अगर एक आदमी भी आज़ाद नहीं है, एक आदमी को भी उसका हक नहीं मिलता, तो यानी कि पूरे समाज में वो बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और अगर पूरे समाज में वो बेड़ियाँ थीं, तो नेल्सन मंडेला वो बेड़ियाँ अपने ऊपर भी महसूस करते थे। यही वो कारण था कि वो और लोगों और छोटी मोटी सुविधाएं नहीं ले सकते थे। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. तो कह रहे हैं कि उनको पता था कि जो लोग उनका दमन कर रहे हैं, ऑप्रेसर दमन कर रहे हैं, वो भी आज़ाद नहीं है, वो भी गुलाम है, घृणा के गुलाम है। घृणा के कारण वो ना चाहते हुए भी, उनमें इतनी घृणा है कि वो जो काम कर रहे हैं उनको पता भी नहीं है कि वो गलत काम है, क्योंकि उनमें घृणा इतनी है, घृणा ने उनको कैद कर रखा है। तो जितना, और ऑप्रेस्ड लोगों को उन्होंने कैद कर रखा है जिनका दमन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं दोनों को आज़ादी चाहिए उससे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रेजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह। जब आप किसी को बिना कारण के या उसके बारे में तथ्य न जानते हुए उससे घृणा करते हैं, उसको प्रेजुडिस करते हैं, कहते हैं। नैरो माइंडेडनेस मतलब संकरी सोच, छोटी सोच। आप बड़ी चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं, अभी तुरंत छोटे लाभ के बारे में सोचते हैं। तो कह रहे हैं ये लोग जो दमन करते थे, जो वाइट लोगों के बारे में कहा है कि इन लोगों में प्रेजुडिस था, वो काला स्किन देखते ही ये नहीं देखेंगे वो आदमी कैसा है, कैसी बातें करता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना सभ्य है, सिर्फ काला रंग देखते ही उससे घृणा करने लगे।
इसको प्रेजुडिस कहते हैं। बिना तथ्य जाने हुए देखते ही उसके लिए विचार बना लेना, इसको प्रेजुडिस कहते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री ऑफ आई एम टेकिंग अवे I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. तो कह रहे हैं कि अगर आप किसी से किसी की आज़ादी लेते हैं, छीनते हैं, तो आप भी फ्री नहीं हैं। वो तो फ्री है ही नहीं। जिसकी आज़ादी लेंगे वो कैसे फ्री होगा? उसको तो आपने कैद कर लिया। लेकिन अगर आप आज़ादी लेने वाले हैं तो आप भी फ्री नहीं हैं। आपको भी घृणा ने कैद कर रखा है। आप भी जो कर रहे हैं वो नहीं जानते हैं कि उसका लाभ क्या है और हानि क्या है। तो आप घृणा के कैदी हैं, ये नेल्सन मंडेला ने कहा। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो कह रहे हैं ऑप्रेसर की भी मानवता जा चुकी है और ऑप्रेस्ड की तो जा ही चुकी है, क्योंकि वो तो मानव रह ही नहीं गया, उसको तो कैद ही कर लिया गया, फिजिकली कैद कर लिया गया, और ऑप्रेसर की आत्मा कैद हो जाती है। ये नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? तो ये पहला है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? तो एक ऑब्लिगेशन अपनी फैमिली, वाइफ, सन, पेरेंट्स, इनके लिए होता है। ये पहला ऑब्लिगेशन, इसके बारे में लिख दिया। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स द फैमिली, सारी चीज़ों के बारे में। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स योर पीपल, योर कम्युनिटी, योर कंट्री। ये ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है। What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? तो जब बच्चे थे तो उनका फ्रीडम का मतलब क्या था? नदी में तैर लेना, जहाँ चाहे वहाँ दौड़ लेना। जब थोड़े बड़े हुए एज ए स्टूडेंट तो उनका फ्रीडम का मतलब क्या था? रात को देर तक बाहर रहना, बीइंग आउट लेट एट नाइट टू रीड वॉट एवर ही विशेज, ये सारे उनके फ्रीडम के मतलब थे। जब बड़े हुए तो उनका फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? कि लोगों को सामान्य काम करने की आज़ादी मिले, उनको जिससे चाहे उससे शादी करने की आज़ादी मिले, अपने फैमिली को सुख सुविधा से रखने की आज़ादी मिले, जो लोग उनके जैसे दिखते हैं उनको सबके बराबर अधिकार मिलें। तो ये 3 तरह के ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो ट्रांजिशन हुआ एक स्टेज से दूसरे स्टेज। आज जो आप चाहते हैं, आज जो आपकी आज़ादी का मतलब है, 10 साल बाद आपकी ज़रूरतें बदल जाएंगी, आपके काम बदल जाएंगे, तो ट्रांजिशन हो जाएगा। ये ट्रांजिटरी, इसमें ये आंसर लिख दीजिएगा, हमने काफ़ी डिस्कस किया है पहले भी। डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? वाई या वाई नॉट? तो नो, मंडेला थॉट द ऑप्रेसर इज नॉट फ्री। क्यों? बिकॉज ही थॉट दैट द ऑप्रेसर इज प्रिजन्ड बाई हेट। The oppressor does all the things because of hate। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अभी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है इस वाले पैराग्राफ में, आप देख के इसको अपना आंसर बना सकते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में ये डिस्कस कर दिया हुआ है। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन? what did it signify the triumph of? तो what did it signify the triumph of? It signified the triumph of democracy, of resilience of the black people, a common victory of people, of international peace, for international peace। तो ये सिग्निफाई किया। और ये लोग क्यों गए थे? टू पे देयर रिस्पेक्ट्स इन द इनॉग्रेशन, टू शो द यूनिटी ऑफ द होल वर्ल्ड टुवर्ड्स साउथ अफ्रीका। तो इस आंसर में ये सारा डिटेल में इसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। 2 पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में ये हो जाएगा। व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल द अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम? तो मंडेला said that he symbolizes the needs, the desires, all the deprivations, all the sufferings that the African patriots had felt before him। तो he said that he is the sum of all the desires of those patriots। इसका मतलब ये होता है। आप इसको एक छोटे से पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर दीजिएगा। Would you agree that the depths of oppression and create heights of character?
How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? तो आप क्या आप इसमें ये पूछा हुआ है कि क्या जब कष्ट जितना ही बड़ा होता है उतना ही बड़ा चरित्र का आदमी उसके लिए चाहिए होता है उसको हराने के लिए? तो आप इससे एग्री करते हैं क्या? बिल्कुल, ये जो एग्जाम्पल मंडेला ने दिए थे वही सारे दीजिएगा कि इतना सारा ऑपरेशन था, देयर वाज सो मच ऑफ ऑपरेशन, द सफरिंग्स वर सो बिग दैट ओनली पीपल ऑफ हाई कैलिबर्स कुड डील विथ सच अ बिग ऑपरेशन। और इसका अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो अपने देश में महात्मा गांधी का दे सकते हैं, किसी भी फ्रीडम फाइटर का आप दे सकते हैं, भगत सिंह का दे सकते हैं, महात्मा गांधी का दे सकते हैं, जिनके साथ अलग अलग तरह के उनके साथ अन्याय हुए। उनको इतने महात्मा गांधी को कितनी बार जेल भेजा गया, महात्मा गांधी कितनी बार भूख हड़ताल पे बैठे, भगत सिंह को तो फांसी ही हो गई। भगत सिंह के साथ कितना तो उनको आउटलॉ घोषित कर दिया गया, वो भागते ही रहे सारी जिंदगी, फैमिली के साथ नहीं रह पाए। लेकिन ये लोग लड़े, ये लोग अंत में विजयी हुए, जो ये चाहते थे वो हो गया। ऑपरेशन के खिलाफ लड़ते रहे, रेजिलियंस इन्होंने शो किया। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं। How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप बता, जो बच्चे बचपन में क्या सोचते थे, फिर एज ए स्टूडेंट क्या सोचे, फिर बड़े हुए तो उन्होंने अपने अगल बगल ब्लैक लोगों के साथ क्या हो रहा था, ऑपरेशन वो देखा। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस करके लिख दीजिएगा। How did Mandela's hunger for freedom change his life? तो हंगर फॉर फ्रीडम कैसे लाइफ को चेंज किया? वो एक वकील थे, लॉ अबाइडिंग सिटीजन थे, उन्होंने कानून तोड़ने का सोचा, एक मॉन्क की तरह जीने लगे, एक भी डरने वाले इंसान से निडर इंसान बन गए, उनमें करेज आ गया। वो अपने यही वो तरीका है कि लोगों की आज़ादी की चाह ने उनका जीवन बदल दिया। वो घर परिवार उनको छोड़ना पड़ा, वो चाहते थे कि उनका एक परिवार हो जिसको वो सुखी रखें। ही वॉन्टेड टू मैरी बाई हिज चॉइस, ही वॉन्टेड टू हैव अ फैमिली, बट ही कुड नॉट, ही हैड टू लिव लाइक अ मॉन्क। तो इस तरीके से इनका जीवन बदल गया। Thinking about language, ये देखते हैं, ये वाला कर रहे हैं अब हम। There are nouns in the text, formation, government, which are formed from the corresponding verbs. जैसे govern से government बनता है, govern is a verb, government is a noun, form is a verb, formation is a noun, by suffixing ation और meant, ये सारी चीज़ें जोड़ के बनाते हैं। There may be a change in the spelling of some verb. Noun parts such as rebel, rebel से rebellion बन जाता है, constitute से constitution बन जाता है। Make a list of such pairs of nouns and verbs in the text. तो ये बहुत इजी है, ये आप लोगों को खुद ही करना होगा। जैसे रिबेलियन का वर्ब होगा रिबेल, तो पहले आप जो वर्ब है ना वो लिखिए, उसका देखिए कि कैसे नाउन बनता है। जैसे गवर्न का गवर्नमेंट बन गया है, फॉर्म का फॉर्मेशन बन गया है। ये सारी चीज़ें करके आप 4-5 आपको और ढूंढने हैं। तो ये आपको इसी पूरे चैप्टर को ही वापस पढ़िए और देखिए कि उसका वर्ब कौन सा है, और यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं। हम सिर्फ उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिसमें हम डिस्कशन के लायक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। इसमें एक आध बता देता हूँ। जैसे कंट्रीब्यूट है तो मार्टिन लूथर किंग्स कंट्रीब्यूशन, TION लग जाएगा, टू आवर हिस्ट्री एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर बिगेन व्हेन ही केम टू दी, असिस्ट लिखा है ना ब्रैकेट में, तो यहाँ असिस्टेंस, ASSISTANCE लग जाएगा उसमें, तो असिस्टेंस, ये आप पूरा कर लीजिएगा। हम वो डिस्कशन करने वाले ही सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे अभी डील करेंगे। यूजिंग द डेफिनिट आर्टिकल विद नेम्स, तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ। कोई जब जैसे महात्मा गांधी है तो दी महात्मा गांधी, कोई ख़ास होता है, सन एक ही है, तो वहाँ पे डेफिनेटिव आर्टिकल क्या होता है? दी, THE, किसी भी ख़ास चीज़ के नाम से जिसको आप, जो एक अलग है पूरी दुनिया में, जैसे दी अमिताभ बच्चन, दी शाहरुख खान, दी महात्मा गांधी, दी नेल्सन मंडेला, तो ये लोग दुनिया में एक हैं, वहाँ पे दी लगता है। दी सन, दी मून, ठीक है, इसको डेफिनेटिव आर्टिकल कहते हैं। ये चीज़ आप कभी भी ध्यान रखिएगा। द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, तो द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, वो दशक,
माने वो एक ख़ास दशक होगा, 10 वो ख़ास साल थे जब ऑपरेशन, जब दमन और क्रूरता, ब्रूटैलिटी ये हो रही थी, तो वो एक दशक, एक ख़ास दशक था। उस दशक के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ लिखेंगे दी डिकेड। कोई भी दशक नहीं है ना, कोई भी वो 10 साल नहीं थे, वो एक ख़ास थे। सन 1965 से 1975, 1967 से 1977, जो भी हो है, तो वहाँ पे दी लगता है जब वो ख़ास चीज़ होती है। ये देखिए, मिस्टर सिंह रेगुलरली लिव्स इनवाइट्स, ये पढ़ रहे हैं हम। मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स दी अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान टू हिज पार्टीज। तो दी अमिताभ बच्चन यहाँ खास है ना, इसको आप देख लीजिएगा। ये मैच कर देते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, इसको कर रहे हैं हम। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, इसका मतलब हो गया, ये 3 दिए हुए हैं, इसका मतलब होगा नॉट अनमाइंडफुल मतलब हैड नॉट फॉरगॉटन, पहला वॉज अवेयर ऑफ। When my comrades and I were pushed to the limits, pushed to the limits का मतलब हमने ऊपर भी ये कर रखा है ना, felt that we could not endure the suffering any longer, यहाँ पे ये थर्ड वाला इससे मिल जाएगा। तो ये आप आराम से कर लेंगे। हमने जो ऊपर एक्सप्लेनेशन किया है ना, उसको आप दोबारा सुनेंगे तो ये सारी चीज़ें आप वापस वापस कर लेंगे। अब तक आप समझ भी गए होंगे, तो ये खुद ही कर लीजिए। हम डिस्कशन करने वाली चीज़ों पे आते हैं। तो अब इसमें डिस्कशन करने के लिए कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। ये लास्ट में देखिए, एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन। ये एक पोएम छोटी सी दी हुई है, ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ये देख लें। व्हेन यू वर बॉर्न यू वर पिंक, जब तुम पैदा हुए, आप ये सोच के देखिएगा ये किसने किसके बारे में लिखा होगा। व्हेन यू वर बॉर्न यू वर पिंक, जब तुम पैदा हुए तब तुम गुलाबी थे। व्हेन यू ग्रू अप यू बिकेम वाइट, जब आप बड़े हुए तो आप सफ़ेद हो गए। तो ये सफ़ेद लोगों के बारे में ही, बड़े सफ़ेद। वेन यू आर इन द सन यू आर रेड, जब तुम धूप में जाते हो तो तुम लाल हो जाते हो भाई। वेन यू आर सिक यू आर येलो, बीमार पड़ते हो तो पीले पड़ जाते हो। वेन यू आर एंग्री यू आर पर्पल, तुम बैंगनी हो जाते हो जब तुम गुस्से में आते हो। वेन यू आर शॉक्ड यू आर ग्रे, देखा फिर रंग बदला। एंड यू हैव द चीक टू कॉल मी कलर्ड, और तुम्हारी हिम्मत, तुम इतने रंग बदलते रहते हो, तुम्हारा खुद नेचुरली इतना रंग बदलता रहता है, और तुम्हारे ये दम है कि तुम मुझे कहते हो मैं रंगीन हूँ, मैं कलर्ड हूँ, मैं ब्लैक हूँ। तो ये ऑपरेशन का कि कलर ऑफ स्किन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये बात बताने के लिए ये कविता सामने दी गई, कविता के रूप में दिया गया है। ये एक स्टेटमेंट है बेसिकली। अब नेक्स्ट आएगा टाइगर इन द जू, इसी का सेकंड पार्ट, इसको हम फिर करेंगे। ये होमोफोन्स कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे सुनने में लगते हैं, जैसे साउंड, वूंड, वाउंड, WOUND, वाउंड, SOUND, साउंड, और WOUND, वूंड भी होता है। जैसे वाइंड अप करना माने किसी को समेटना, उसका थर्ड फॉर्म वाउंड, लेकिन वूंड वही सेम स्पेलिंग होती है, उसका मतलब जख्म, चोट। तो एक जैसे इसको होमोफोन, एक जैसे सुनने में एक जैसे लगे, उनको होमोफोन्स कहते हैं। जैसे ट्वीक, ब्लीक, EAK, जिसके लास्ट के वर्ड्स एक जैसे होते हैं, लास्ट के लेटर्स एक जैसे होते हैं, वो होमोफोन्स वर्ड्स हो जाते हैं। तो इसके बाद हम पार्ट 2 में आपसे बात करेंगे। हमने सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए। इसके बाद पार्ट 2 में मिलेंगे। थैंक यू।